प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे जो हरियाणा बोर्ड ने प्रोवाइड करा था। आज सेट सी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेट ए और सेट बी कर चुके हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 38 है। आगे देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी और डी ई एफ में। इस तरह 38 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 20 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेक्शन बी 21 से 26 है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। सेक्शन सी में 27 से 28 क्वेश्चन तक ना है जो 4 नंबर के हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक है जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेक्शन ई में 34 से 37 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसी तरह जो 38 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो 38 वो मैप बेस है और वो 5 नंबर का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, 2 नंबर के हैं वो हिस्ट्री से है और 3 नंबर का है वो ज्योग्राफी से है। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे सेट सी का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन है 25 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो जो आंसर होगा वो ख होगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष, भगत सिंह, राजगुरु। तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो जो आंसर होगा वो क होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 5, जैन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5, जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से प्रियांश के कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, बिडाना, मानहेरू, तिगड़दाना। तो जो सही आंसर है वो ग है, तिगड़दाना में प्रियांश की कार्यशाला के साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है। समुच्चय, चौथाई, सीढ़ीदार कृषि, वन उन्मूलन, पेड़ों की रक्षा मेखला बनाना। तो जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है वो है समुच्चय, चौथाई, सीढ़ीदार कृषि, पेड़ों की रक्षा मेखला। जबकि जो वन उन्मूलन है यानी कि वनों का काटा जाना मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होता। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है, तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक पट्टन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, कांडला, तूतीकोरन, कोची। तो पश्चिमी तट पर जो स्थित नहीं है वो है तूतीकोरन। तो जो आंसर ग होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो जो सही आंसर है वो ग है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना है। 71%, 72, 73 या 74।
तो श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का 74% है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो सरकार के तीनों अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 संघीय शासन व्यवस्था डैश तरीकों से गठित की जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित की जाती है, तो सही आंसर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत, बेल्जियम, स्पेन, उपरोक्त सभी। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का जो उदाहरण वो तीनों ही है भारत, बेल्जियम और स्पेन, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो स्थानीय स्वशासन में 33% भाग है, 33% सीटें हैं वो स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी। ऑप्शन है 85.3%, 79.8%, 65.4%, 70.5%, तो जो सही आंसर है वो ख है। 79% जो है वो हिंदुओं की आबादी है, 79.8% आबादी हिंदुओं की है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 चीन देश एक उदाहरण है एक दलीय शासन व्यवस्था या 2 दलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था, 3 दलीय शासन व्यवस्था। तो जो चीन है वो एक दलीय शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है। एक दलीय शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें केवल एक दल है वो राजनीतिक क्रियाओं में शामिल होता है। 2 दलीय शासन व्यवस्था में 2 दल होते हैं, 2 राजनीतिक पार्टियां होती हैं। बहुदलीय में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। 3 दलीय व्यवस्था में केवल 3 राजनीतिक दल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले छात्रों यानी बच्चों का इस आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो क्या कहलाता है। तो इसे हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं, तो जो आंसर घ होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। सरकारी कॉलेज में पढ़ाता एक शिक्षक, अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान, सरकारी अस्पताल में काम करती एक नर्स, डाकघर में काम करता है एक क्लर्क, तो जो सही आंसर होगा वो ख होगा। अपने खेत में सिंचाई करता जो एक किसान है वो असंगठित क्षेत्र में शामिल होता है, जबकि जो तीनों हैं वो संगठित क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है। बैंक, सहकारी समिति, मालिक, उपरोक्त सभी। तो औपचारिक स्रोत में जो शामिल नहीं है वो मालिक है, जबकि बैंक और सहकारी समिति औपचारिक स्रोत ही होते हैं, तो जो सही आंसर है वो ग होगा। जो मालिक है वो औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 मार्च, 15 मार्च, 24 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस को 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर होगा, लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा गया है तो जो आंसर होगा वो ख होगा 15 मार्च। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जुगरात क्या है। जुगरात एक तरह से जो सुमेर नगर है उसमें जो बड़े बड़े मंदिर है पिरामिड आकार के उसे हम जुगरात कहते थे, यानी कि पिरामिड आकार के ऊंचे मंदिरों को जुगरात बोला जाता है, तो मंदिरों को जुगरात बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम बताइए। तो जो वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमें वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तीसरा है अरण्यक में जो सन्यासी जीवन है, जो वानप्रस्थ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। चौथा है उपनिषद
उपनिषद वेदों का सार भी बोले जाते हैं। जो उपनिषद है वो भी वैदिक दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजना नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी परियोजनाएं जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे नदी पर बांध बनाना बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि नदी पर बांध बनाने से बाढ़ की जो समस्या है उसका निपटारा हो जाता है, जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, साथ में मछली उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जब जल को स्टोर किया जाता है तो उसमें मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, साथ में बिजली बनाई जा सकती है। तो नदी पर बांध बनाना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वाणिज्यिक कृषि क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, वाणिज्य कृषि क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, वाणिज्य यानी कि व्यापार। ऐसी कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है उसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। जब लाभ कमाने के लिए हम अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं और ऐसी खेती का प्रयोग करते हैं जो केवल व्यापार के लिए और लाभ कमाने के लिए होती है, तो उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे रबड़ का जो उत्पादन किया जाता है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाएगी। ऐसे ही जो कोई तिलहन फसलें हैं या जूट वगैरह की फसल है, जब हम इनका उत्पादन करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं तो वो व्यापारिक कृषि यानी कि वाणिज्यिक कृषि कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रोजगार के नियम, वेतन नियमित होता है, साथ में काम के जो घंटे हैं वो फिक्स होते हैं। तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों का जो रोजगार होता है वो नियमित होता है, सुरक्षित होता है, उन्हें आसानी से काम से हटाया नहीं जा सकता। काम के घंटे हैं वो फिक्स होते हैं, 8 घंटे उनको काम करना होता है, और जो वेतन होता है वो भी नियमित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक सरकार का क्या अर्थ है? सामुदायिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो किसी समूह द्वारा बनाई जाती है। सामुदायिक सरकार जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में होती है या किसी जाति के बिहाव पर होती है या लिंग के आधार पर। जब सरकार किसी क्षेत्र के आधार पर या लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या समूह के आधार पर तथा संख्या के आधार पर बनाई जाती है तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जैसे श्रीलंका में जो सरकार बनाई गई थी वो समूह के हिसाब से बनाई गई थी। वहाँ सिंहली व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हैं, तो संख्या के आधार पर जो बहुसंख्यावाद थे उन्होंने सरकार बना लिया, तो वो सामुदायिक सरकार का एक प्रकार होगा। तो सामुदायिक सरकार जो किसी समूह द्वारा लिंग, जाति, क्षेत्र या संख्या के आधार पर बनाई जाती है वो सामुदायिक सरकार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 केस स्टडी है, उनके बिहाफ पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सरकार के बीच में विभिन्न सत्रों का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो या फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जब पूरे देश के लिए सरकार बनती है तो उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हमें इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हमारे संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह का होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। उच्चतर और निम्नतर की ओर, यानी कि जब ऊंचे से नीचे की ओर सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है तो सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने स्तर पर सरकार पाई जाती है? तो भारत में 3 स्तर पर सरकारें पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो 3 तरह भारत में जो सरकार है वो सत्ता का बंटवारा करती है, यानी कि विकेंद्रीकरण होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायत और नगरों में नगर पालिका, नगर परिषद शामिल होते हैं। राज्य सरकार में जैसे हरियाणा सरकार है या राजस्थान सरकार है, इस तरह राज्य सरकार है, और केंद्र पूरे देश की एक सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सत्ता का जब हम बंटवारा करते हैं
उच्चतर व निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो इसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अभी हमने करा था ऊर्ध्वाधर वितरण, जब उससे नीचे की तरफ सरकारों में बंटवारा होता है सत्ता का, तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया है? केस स्टडी में हमने किया था, जो श्रीलंका में है वो सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ है। भारत और बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत और बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है। तो भारत और बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग हैं। आगे सेकंड केस स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्ष 1973-74, 2013 और 14 के बीच में 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में भारत के प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र ने सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। इस अवधि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 31% होगी। अतः प्राथमिक क्षेत्र रोजगार के मामले में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र से आगे है। रोजगार में अब भी प्राथमिक क्षेत्र आगे है, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी की तो तृतीयक क्षेत्र आगे है। आगे हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2013-14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वर्ष 2013-14 में भारत की जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। तो जो आंसर होगा वो होगा तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो प्राथमिक क्षेत्र की है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार के मामले में द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से आगे है। तो जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2013-14 में रोजगार के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है? 2013-14 में जो तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी वो 18% से बढ़कर 31% हो गई थी। तो जो आंसर होगा वो होगा 71%। 31% जो इंक्रीज हुआ है वो कृषि सेक्टर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है? तो जो तृतीयक क्षेत्र है वो लगातार अर्थव्यवस्था में उभरा है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो इसलिए जो तृतीयक क्षेत्र है वो ज़्यादा उभरा है प्राथमिक क्षेत्र से भी ज़्यादा। आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दांडी यात्रा के विषय में बताइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किया था वो दांडी यात्रा से किया था। आरंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, परंतु धीरे धीरे मार्ग में सैकड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया। 24 दिन के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक को तैयार करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसे ही दांडी यात्रा कहा जाता है। नंबर 30, विदेशी नीति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? भारत की विदेशी नीति वो किस पर आधारित है? तो की जो विदेशी नीति है वो पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। भारत एक शांति प्रिय देश है, तो वो पंचशील के सिद्धांतों को करता है। साथ में जो भारत है वो किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा, जो भारत है वो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है। जो भारत है वो एक शांति प्रिय देश है, वो किसी भी देश पर आक्रमण करना पसंद नहीं करता। भारत यूएनओ का सदस्य है जो युद्ध नीति के खिलाफ है।
एक शांति प्रिय देश। क्वेश्चन नंबर 31, स्पष्ट कीजिए कृषि व उद्योग किस प्रकार एक साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो कृषि और जो उद्योग है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे ही कृषि का विकास होता है तो कृषि के लिए उन्नत बीजों, सिंचाई की उन्नत का प्रयोग होता है। उसके लिए उद्योग धंधों की आवश्यकता होती है। कृषि का जो उत्पादन है उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि का उत्पादन गन्ना है, गन्ने से चीनी है, वो उद्योगों में बनाई जाती है। तो जैसे ही कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार के रूप में उद्योगों का विकास भी बढ़ेगा, क्योंकि उद्योगों में जो कच्चा माल है वो कृषि के बने प्रोडक्ट ही यूज किए जाते हैं। सेम उद्योगों की बनी हुई चीज़ें वो कृषि क्षेत्र में बाजार के रूप में प्रयोग की जाती है। कृषि क्षेत्र में जो अनाज पैदा होता है वो मजदूरी पदार्थ कहलाता है, क्योंकि इनसे मजदूर की कार्यशीलता बढ़ती है और वो उद्योगों का विकास करते हैं। तो इस तरह जो कृषि उद्योग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं वो उद्योगों में ही निर्मित किए जाते हैं। दोनों उद्योग, कृषि उद्योग एक दूसरे पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। तो सड़क परिवहन की मेन समस्याएं हैं, सड़कें हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और जो सड़कें हैं वो पक्की नहीं है। अभी गांव में जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है सड़कें हैं वो लंबी नहीं है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। जो सड़कें हैं उनका रख रखाव अच्छी तरह नहीं है, यानी कि जो प्रशासन है वो सड़कों की कम ध्यान दे रहा है। तो सड़क परिवहन की मुख्य समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शासन व्यवस्था किन दो तरीकों से गठित की जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था दो तरीकों से गठित की जाती है। संघीय शासन व्यवस्था दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक बड़ी इकाई में गठित किए जाते हैं। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता बात रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं। इसे सात आकर्षण का उदाहरण बोलते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसी तरह के राष्ट्र हैं। दूसरी व्यवस्था होती है संघीय व्यवस्था का जो दूसरा तरीका होता है वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों का गठन करना होता है। फिर राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार आपस में सत्ता का बंटवारा करते हैं। भारत, बेल्जियम, स्पेस इसके उदाहरण हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।